हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जेआईबी का जो सब्जेक्ट है हमारा आईई एंड आईएफएस के लेटेस्ट स्टाइल एमसीक्यूज 2 मार्क्स क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। तो जल्दी से जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास यहाँ पे, कहता हमें बताना है, कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग सेबीज पावर टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, सेबी के पास जो पावर्स है इन्वेस्टिगेशन की, उनमें ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है एंड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, सेबी कैन इन्वेस्टिगेट इफ ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज आर डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर्स। डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर होता क्या है कि जो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है शेयर होल्डर की वैल्यूज पे। ठीक है, शेयर की वैल्यूज पे जो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो समथिंग जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, और द सिक्योरिटी मार्केट। दूसरा बोल रहा है यहाँ पे, सेबी कैन इन्वेस्टिगेट इंटरमीडिएटरीज और पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट इफ दे वायलेट provisions of the act or regulation। तीसरा बोला जा रहा है, सेबी कैन इन्वेस्टिगेट ओनली एंड ग्राउंड टू बिलीव a violation has occurred। ठीक है, सेबी वही चीज यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगा, वो कहता है सेबी इन्वेस्टिगेट करेगा एनी ग्राउंड पे। ठीक है, वायलेशन को यहाँ पे बिलीव करके कि वायलेशन हुई है, वो किसी भी ग्राउंड पे जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ये चीज बोली जा रही है। चौथा बोला जा रहा है कि सेबी कैन डायरेक्ट स्पेसिफाइड पर्सन। सेबी यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है स्पेसिफाइड पर्सन को टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट टू द बोर्ड फॉर सुटेबल एक्शन। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या है यहाँ पे, पहला ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, दूसरा है ट्रू फॉल्स, तीसरा है फॉल्स ट्रू 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 एंड चौथा है ट्रू 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 एंड फॉल्स। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। अब कहता है, सेबी कैन इन्वेस्टिगेट इफ ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी आर डिटरमेंटल। देखो यहाँ पे अगर इन्वेस्टर का यहाँ पे आप बोल सकते हो इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, तो यस सेबी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो ये यहाँ पे क्या है, करेक्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रही है, सेबी कैन इन्वेस्टिगेट इंटरमीडिएटरीज और पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट इफ दे वायलेट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन। तो यहाँ पे भी ये चीज बोली जा रही थी कि सेबी जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यहाँ पे कहते हैं इन्वेस्टिगेट इंटरमीडिएटरीज और जो भी पर्सन है यहाँ पे, जैसे ब्रोकर्स हो गए, ठीक है, कमीशन एजेंट्स हो गए, उनको अगर वो कोई भी लॉ यहाँ पे वायलेट करते हैं, तो ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा कहते हैं, सेबी कांट इन्वेस्टिगेट विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। बट यहाँ तो बोला जा रहा था एनी ग्राउंड पे वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं सेबी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, रॉन्ग होगी स्टेटमेंट, क्योंकि वो किसी रीजनेबल ग्राउंड पे ही अगर यहाँ पे क्या है, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उनका वैलिड रीजन होना चाहिए ये प्रूव करने का कि वायलेशन यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग होगी स्टेटमेंट। चौथी यहाँ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रही है, सेबी कैन डायरेक्ट स्पेसिफाइड पर्सन टू इन्वेस्टिगेट। यस, तो सेबी यहाँ पे क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है एक स्पेसिफाइड पर्सन को, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करे और रिपोर्ट जो इसकी तैयार करे। ठीक है, तो और उसको रिपोर्ट जो है वो दे किसको, बोर्ड फॉर अ सूटेबल एक्शन को, बोर्ड को, ताकि वो सूटेबल एक्शन यहाँ पे ले सकें। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो इस एनालिसिस के बिहाफ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, यस जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अब कह रहा है, assume the following 3 month benchmark yield for currencies in special drawing right interest bracket बास्केट। ठीक है, अब उसमें देखो हमने यहाँ पे बात करी थी, यहाँ पे होता है क्या है कि जो स्पेशल ड्राइंग राइट इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करा जाता है 5 करेंसीज के बेसिस पे। वो 5 करेंसीज कौन सी हैं, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज जो हमारा युआन होता है, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, इनके बेसिस पे ही यहाँ पे जो है स्पेशल ड्राइंग राइट का जो इंटरेस्ट है वो देखा जाता है। अब यहाँ पे हमें बात कर पूछा क्या जा रहा है, इफ ईच करेंसी हैज इक्वल वेटेज इन द एसडीआरआई बास्केट व्हाट इज द एवरेज एसडीआर इंटरेस्ट रेट। तो एवरेज एसडीआर इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, क्योंकि सबकी बोला उसने सेम एवरेज है। ठीक है, सबको सेम यहाँ पे देख के चलेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, पहला है 3.22%, दूसरा है 3.32%, तीसरा है 3.19% एंड चौथा है 3.12%। ठीक है, तो हम क्या निकालना है यहाँ पे, एवरेज करना, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसडीआर आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें सबको प्लस कर लीजिए, सब करेंसीज को यहाँ पे, और डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, क्योंकि 5 करेंसीज हम बोलते हैं यहाँ पे होती हैं। तो पहला है 5 + 3.5, 3.5
प्लस है 2.8 एंड देन है हमारे पास यहाँ पे प्लस 0.1 प्लस यहाँ पे होगा 4.2। ठीक है, 4.2 तो डिवाइड बाय 5 कर दीजिए आप, 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आने वाली है? यस, जल्दी से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.12%। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। ठीक है, अब ये किन करेंसीज पे बेसिस पे कैलकुलेट करा जाता है? 5 करेंसीज पे। ठीक है, वो कौन-कौन सी? यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज़ येन, सॉरी चाइनीज़ युआन एंड जापानीज़ येन एंड ब्रिटिश पाउंड, जो पाउंड जो है इनके बेसिस पे। ठीक है, इनको प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे। अगर यहाँ पे वेटेज अलग-अलग है, ठीक है, तो फिर वेटेज के साथ इनको पहले मल्टीप्लाई करा जाएगा, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करी जाएगी। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? Which of the following are correct feature of जीरो कूपन बॉन्ड्स? ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स जो होते हैं उनके करेक्ट फीचर कौन कौन से, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो उसके करेक्ट फीचर के बारे में बता रही है? पहला कहता है जीरो कूपन बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या होते हैं? पे नो इंटरेस्ट बट आर इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। ठीक है, कि यहाँ पे जो होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स, उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, बट उनको इशू ही डिस्काउंट फेस वैल्यू पे करा जाता है। ठीक है, जहाँ से वो कंपनसेशन जो है वो हो जाती है इंटरेस्ट की। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीरो कूपन बॉन्ड्स पे फिक्स्ड इंटरेस्ट एनुअली, कि जीरो कूपन बॉन्ड पे हर साल फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करा जाता है। तीसरा बोला जा रहा है जीरो कूपन बॉन्ड आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इशूड फॉर लिक्विडिटी पर्पस। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, लिक्विडिटी पर्पस के लिए इनको जो है वो इशू करा जाता है। एंड देन कहता है फोर्थ, जीरो कूपन बॉन्ड आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड विद द रेगुलर कूपन पेमेंट, कि इसमें कूपन मीन्स इंटरेस्ट। ठीक है, कि इंटरेस्ट की पेमेंट यहाँ पर रेगुलर होती रहती है, ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। कहता है डी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं विद रेगुलर कूपन आर नॉट जीरो कूपन बॉन्ड। तो जो रेगुलर कूपन यहाँ पे आ रहा है, इंटरेस्ट आता है जिनमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, वो जीरो कूपन बॉन्ड्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। दे आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स जो है वो भी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। वो लिक्विडिटी पर्पज के लिए यहाँ पे इशू नहीं करे जाते हैं। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे, दे डू नॉट पे फिक्स। तो यहाँ पे हम पहले ही बात करें कि यहाँ पे अ, अगर रेगुलर कूपन नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, और फिक्स इंटरेस्ट भी यहाँ पे नहीं करा जाता है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड कौन से होते हैं? जीरो कूपन, जैसे हमने बात करी ना, इंटरेस्ट होता है, तो जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स है ये। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं पे करा जाता है, नो इंटरेस्ट होता है, बट इनको इशू ही डिस्काउंट पे कर दिया जाता है। सपोज यहाँ पे 10 रुपए का बॉन्ड था यहाँ पे, तो ये 8 रुपए पे इश्यू कर दिया जाएगा, 7 पे इश्यू कर दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस है, यही जो है वो एक्ट करता है एज़ अ इंटरेस्ट, जहाँ फिर इनको बेनिफिट देता है। ठीक है? तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो है अलग से नहीं दिया जाता है इसमें जीरो कूपन बॉन्ड में। तो ऑप्शन कौन-सा करेक्ट है यहाँ पे? यस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जीरो कूपन बॉन्ड्स पे नो इंटरेस्ट बट आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूं। सीआईबी हो, जेआईबी हो, चाहे बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल, स्टडी कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी, वेरी लो प्राइस पे पूरा स्टडी मटेरियल जो है, स्टडी कंटेंट जो है वो मिलने वाला है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूं कि लास्ट 30 ईयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट जो है इस कोर्स का बेनिफिट ले चुके हैं। अगर आप भी इस कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जल्दी से इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी इस कोर्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे जैसे हमने बात करी यहाँ पे कि लास्ट 30 इयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को इसका बेनिफिट मिला है। ठीक है? तो आप भी अगर अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को इस कोर्स के बारे में बता सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या? रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स रहेंगे, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक्स रहेंगे, केस स्टडी वीडियोस जो हैं आपको प्रोवाइड करी जाएँगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाह रहे हो तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएँगे। तो ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल कहाँ पे होगा? ये अवेलेबल होगा www.nsurschooolofbanking.com के ऊपर। जो भी कोर्स आपको चाहिए यहाँ पे सीआईबी का, जेआईबी का, बैंक प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा।
राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं साथ के साथ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, रीट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। पहला बोला जा रहा है रीट जो है यहाँ पे कैन ओनली रेज मनी थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स के थ्रू ही यहाँ पे जो है मनी रेज करी जाती है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है दूसरा, रियल स्टेट जो कंपनी है दैट फॉर्म अ रीट इज नोन एज इट्स स्पॉन्सर। जो यहाँ पे रीट कंपनी को बनाते हैं, रियल एस्टेट कंपनी बनाते हैं, सॉरी जो रियल एस्टेट कंपनी रीट को बनाती है वही उसके स्पॉन्सर्स होते हैं। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है द ट्रस्टी ऑफ रीट डायरेक्टली मैनेज, जो ट्रस्टी हैं वो खुद ही यहाँ पे रियल एस्टेट जो एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट है उसको यहाँ पे ट्रस्ट को खुद से ही वो मैनेज करते हैं, डायरेक्टली वो खुद मैनेज करते हैं। दूसरा, द ट्रस्ट मस्ट होल्ड एटलीस्ट 50% इक्विटी इन ए स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट ओन्स रियल एस्टेट। तो कहता है जो ट्रस्ट है वो अपना 50% किस में डालता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में डालते हैं, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन है, पहला 1 and 2 आर करेक्ट है एंड 3 and 4 आर फॉल्स है। 2 and 3 आर ट्रू हैं, 1 and 4 आर फॉल्स हैं। 2 and 4 आर ट्रू हैं, 1 and 3 आर फॉल्स हैं, या फिर 1 and 3 आर ट्रू हैं, या 2 and 4 आर फॉल्स है। तो जल्दी से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे। द स्टेटमेंट 1 कहती है रीट कैन रेज मनी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेटली। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं जो रियल एस्टेट में, यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा डालते हैं। यहाँ पे पब्लिक जो है वो भी पैसा इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ जो है रीट उनसे मनी रेज करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, रॉन्ग होगी स्टेटमेंट। दूसरा कहता है कंपनी दैट फॉर्म रीट इज कॉल्ड स्पॉन्सर्स। तो ये भी यहाँ पे यही चीज बोली जा रही थी कि कंपनी जो रीट को बनाती है यहाँ पे उसको स्पॉन्सर्स कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा था कि ट्रस्टी डायरेक्टली मैनेज करते हैं रियल एस्टेट को, बट यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रस्टी मैनेजर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो मैनेज नहीं करते हैं, ट्रस्टीज मैनेजर अपॉइंट करते हैं सारी चीजें हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या थी कि 50% कहता है द ट्रस्ट मस्ट होल्ड एटलीस्ट 50% इक्विटी इन एनी स्पेशल पर्पस व्हीकल इट यूजेज। ठीक है, तो कोई भी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है यहाँ पे यूज करा जा रहा है उसमें रहेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गई ये स्टेटमेंट भी, क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज बोली जा रही थी कि एटलीस्ट 50% इक्विटी रखना पड़ेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल में। तो यहाँ पे भी ये चीज बोली जा रही है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ पे, इस एनालिसिस के बिहाफ पे यस क्या रहेगा इसका आंसर, यस ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट है। 2 and 4 आर ट्रू हैं, 1 and 3 आर फॉल्स हैं। राइट, होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है साथ के साथ। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, देखो जीडीपी ऑफ ए कंट्री दे रखी है 18,000 करोड़ की। द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल है, कंजम्पशन दे रखी है हमें, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स दे रखी है ना, एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं, इम्पोर्ट्स दे रखे हैं, गोल्ड रिजर्व भी दे रखा है, इन्फ्लेशन रेट भी दे रखा है। व्हाट इज द नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हमें जस्ट क्या बताना है, नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, और हमें फॉर्मूला भी साथ में ही लिखा हुआ उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 करोड़ ऑप्शन है, सेकंड है 1500 करोड़, तीसरा है -500 करोड़, या फिर डी 800 करोड़। क्या रहेगा इसका आंसर, यस। देखो नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब एक्सपोर्ट कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 2800 के। ठीक है, अब इसमें से इम्पोर्ट माइनस कर देने हैं, 3300 माइनस कर दो आप, तो क्या वैल्यू आने वाली है आपके पास, यस क्या वैल्यू आ जाएगी, -500 करोड़। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज 500 करोड़, -500 करोड़ यहाँ पे आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अब हमारे पास, कहता है व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज कैन बैंक अंडरराइट्स एज पार्ट ऑफ पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इनमें से कौन सी एक्टिविटीज जो है वो पैरा एक्टिविटीज हैं बैंक की, वो हमें बताना है। पहले तो हम बात करेंगे पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज होती क्या है। ठीक है, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज होती हैं जो बैंकिंग का कोर बिजनेस नहीं है, वो बैंकिंग अपने कोर बिजनेस से हट के आपको जो है चीजें ऑफर कर रही है, प्रोडक्ट ऑफर करे जा रहे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस के, ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे
हाँ, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो गए, यहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो बैंक यहाँ पे ऑफ़र करती है आपको फैसिलिटीज़, जैसे यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं? पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, ठीक है? अब हमें बताना है कि यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो है वो बैंक के पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। पहला बोला जा रहा है रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं इसमें। दूसरा कॉर्पोरेट शेयर्स, डिवेंचर्स एंड पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स हैं वो आते हैं। तीसरा इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड पेंशन फंड्स आते हैं, या फिर डी यहाँ पे फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स एंड क्रिप्टो एसेट्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक्सप्लेनेशन दे रखी है। पहले तो रीट एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आर नॉट स्पेसिफाइड अंडर पैरा बैंकिंग अंडर राइटिंग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अंडर राइटिंग, बैंक के अंडर राइटिंग का पार्ट क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, ये तो नहीं है इसका पार्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इसका पार्ट नहीं है, ठीक है? अब दूसरा था दीज आर द परमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग बैंक यहाँ पे क्या क्या करवा सकता है? कॉर्पोरेट शेयर्स, डिवेंचर्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स को। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है हमें। कहते हैं इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट आर नॉट सिक्योरिटीज फॉर अंडरराइटिंग। तो ये पैरा एक्टिविटी तो है, इंश्योरेंस पॉलिसीज, पेंशन फंड्स, बट ये अंडरराइटिंग एक्टिविटीज नहीं है, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज नहीं है। तो ये इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है। तो ये हमें करेक्ट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? फिर कहता है फॉरेन करेंसी बॉन्ड एंड क्रिप्टो एसेट्स आर नॉट कवर्ड अंडर आरबीआई's पैरा एक्टिविटी नॉर्म्स। तो ये तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स एंड क्रिप्टो एसेट्स तो आते ही नहीं है पैरा एक्टिविटीज में बैंकिंग के, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ गया? यस, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन बी, कॉर्पोरेट शेयर्स, डिवेंचर्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स जो है वो अंडरराइट करवा सकते हैं बैंक यहाँ पे, ठीक है? पैरा एक्टिविटी जो है बैंकिंग एक्टिविटीज हैं बैंक की, उन उनको यहाँ पे, राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ कि जो जीआईबी के हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, चारों के चारों सब्जेक्ट जो हैं हमारे पास, उनकी अगर आप मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, रियल टाइम प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा www.gibcibonline.com पे, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल हैं चारों के चारों सब्जेक्ट्स के। इनको आप रियल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो यहाँ से आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, टाइम कैसे मैनेज करना है हमें, एंड किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पे जो है आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, राइट? तो आपको www.jibcibonline.com पे जाना है, रियल टाइम पे आप जो है उसको प्रैक्टिस कर पाओगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? Evaluate the following statements regarding customer protection and staff incentives in insurance agency business, ठीक है? हमें स्टेटमेंट सब यहाँ पे देखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है रिगार्डिंग कस्टमर प्रोटेक्शन एंड स्टाफ इंसेंटिव्स इन इंश्योरेंस एजेंसी बिजनेस में। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है? ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके, फर्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है स्टाफ एंगेज्ड इन इंश्योरेंस ब्रोकिंग मे रिसीव इंसेंटिव्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज। कि जो बैंक का यहाँ पे स्टाफ है वो इंश्योरेंस के उसमें डील कर रहा है, प्रोडक्ट्स में ब्रोकिंग कर रहा है, तो उनको यहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है? दूसरा बोला जा रहा है बैंक मस्ट इंश्योर दैट इंसेंटिव स्ट्रक्चर डू नॉट वायलेट। कि यहाँ पे बैंक ये चीज देख के चलता है कि जो भी इंसेंटिव्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो जो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसका, उसको वायलेट ना करे, ठीक है? बैंकिंग रेगुलेशन जो यहाँ पे एक्ट है 1949 का, ठीक है? फिर आता है पब्लिसिटी मटेरियल मस्ट क्लियरली स्टेट दैट परचेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज वॉलेंटरली। तो यहाँ पे पब्लिकली यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, पब्लिसिटी भी ऐसी ही होनी चाहिए कि आप वॉलेंटरली इसको परचेज कर सकते हो, कंपल्सरी नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है? फिर है लिंकिंग सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू बैंकिंग सर्विसेज इज प्रोहिबिटेड। कि आप जो से इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बैंकिंग सर्विस के साथ लिंक कर रहे हैं, उसकी सेल को उसके साथ लिंक कर रहे हो बैंक के साथ, वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। 1 2 आर करेक्ट है, 3 और 4 इनकरेक्ट है। जहाँ पे 2 3 4 आर करेक्ट है, 1 इज रॉन्ग है। जहाँ पे 1 3 4 आर करेक्ट है एंड 2 इज रॉन्ग है। जहाँ पे 1 4 आर करेक्ट है, 2 3 आर रॉन्ग है।
ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं हम। कहता बैंक मस्ट नॉट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल टू द बैंकिंग सर्विस। ठीक है? तो ये यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बैंक यहाँ पे लिंक नहीं कर सकता। दूसरा, पब्लिक मटेरियल मस्ट स्टेट द इंश्योरेंस सॉरी, यहाँ पे क्या बोला जा रहा था? लिंकिंग सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू द बैंकिंग, हाँ, इज़ प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे करेक्ट हुआ। ठीक है? ये करेक्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे भी प्रोहिबिटेड बोला जा रहा था। तो यहाँ पे यस कि वो अलाउड नहीं होता है, प्रोहिबिटेड होता है, नहीं लिंक कर सकते। तो ये करेक्ट हुई स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है? हम दूसरी स्टेटमेंट कह रहे बोलते हैं पब्लिसिटी मटेरियल मस्ट स्टेट द दैट इंश्योरेंस परचेज वॉलंटरली। यस, ये भी क्या है? करेक्ट है कि जो सेल यहाँ पे करी जा रही है इंश्योरेंस प्रोडक्ट की, वो वॉलंटरली है, वो कंपल्सरी नहीं है यहाँ पे। वो भी यहाँ पे करेक्ट है स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? इंसेंटिव स्ट्रक्चर मस्ट कंप्लाई। यस, तो ये भी यहाँ पे यही चीज बोली जा रही थी कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है उस वो वायलेट नहीं करता हुआ होना चाहिए सेक्शन 10(1) सबसेक्शन 2 सबसेक्शन जो है सेकंड ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को। तो ये भी यहाँ पे क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। अब कहते हैं नो कैश और नो कैश इंसेंटिव्स कैन बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द बैंक स्टाफ। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है रिसीव करते हैं इंसेंटिव्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी यहाँ पे कैश और जहाँ फिर नॉन कैश इंसेंटिव्स जो है पे नहीं कर सकती है। किसको? बैंकिंग स्टाफ को, डायरेक्ट बैंकिंग स्टाफ को यहाँ पे पे नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है? यस, इस एनालिसिस के बिहाफ पे यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट है, 2, 3, 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट हमें दे रखा है बैंक हैज़ फॉलोइंग डेटा। पेड अप कैपिटल है, रिजर्व्स हैं और इन्वेस्टमेंट कर रखी है एनबीएफसी में। आईडीएफ एनबीएफसी कैटेगरी 1 जो है एआईएफ का ऑर्डिनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है उनमें। अब क्या जा रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इट कैन बी मेक इन ऑल सब्सिडरीज एंड अदर एंटिटीज engaged इन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में। कितना वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास 6,000 करोड़, सॉरी 600 करोड़, 1,200 करोड़, 2,400 करोड़ एंड 3,000 करोड़। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हम क्या बोलते हैं कि नेटवर्थ का 20% जो है वो हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है? इन ऑल सब्सिडरी एंड अदर एंटिटीज एंगेज जो है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है? तो यहाँ पे पहले हम नेटवर्थ निकाल लें। नेटवर्थ कैसे निकाली जाती है? यहाँ पे पेड अप कैपिटल। ठीक है? पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4,000 प्लस 2,000। ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट वर्थ आ गई 6,000 करोड़ की। ठीक है? तो सीलिंग क्या रहती है? हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे? मैक्सिमम एग्रीगेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हम कितनी कर सकते हैं ऑल सब्सिडीज में? दैट इज 20% की सीलिंग है यहाँ पे। ठीक है? तो 6,000 यहाँ पे है तो उसके 20% क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20% आप कैलकुलेट कर लीजिए। यस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1,200 करोड़। तो हम 1,200 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 1,200 करोड़ कहाँ है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि हम कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं? 1,200 करोड़, क्योंकि सीलिंग कितनी है यहाँ पे? 20% और नेटवर्थ आई है हमारी 6,000 करोड़। और 6,000 करोड़ पे जो हमारी नेटवर्थ है, नेटवर्थ का ही हम 20% यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को लेके, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के फीचर्स क्या हैं उसको लेके हमें जो है स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें उन्हें कंसीडर करके चलना है। तो स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पे? पहली है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन स्टार्टअप्स विद ग्रोथ पोटेंशियल्स। कहता है जो वेंचर कैपिटल्स हैं वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जो ग्रोथ पोटेंशियल है जिनमें। दूसरा, वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर्स में। ठीक है? हाँ, जैसे हमने पहले इसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा जो है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो डिट में भी इन्वेस्ट करते हैं बट वो बहुत रेयर रहता है। मोस्टली वो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में। ठीक है? फिर कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट अवॉइड करते हैं इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर ड्यू टू हाई रिस्क की वजह से। और फोर्थ बोला जा रहा है वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इन्वेस्टमेंट आर मेड विद द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गोल के साथ वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 आर करेक्ट है, 4 जो है वो इनकरेक्ट है। 1, 3 करेक्ट है, 2 और 4 इनकरेक्ट है। 2, 3, 4 आर करेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे फर्स्ट जो है वो रॉन्ग कहा जा रहा है। या फिर 1, 2, 4 आर करेक्ट है और 3 जो है वो रॉन्ग है।
ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो एक्सप्लेनेशन कहती है वीसी टारगेट स्टार्टअप्स। यस, तो ये तो करेक्ट है। वीसीज़ हमेशा स्टार्टअप्स को ही टारगेट करते हैं, जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो हाई रहती है। ग्रोथ पोटेंशियल है जिन स्टार्टअप्स की, उनमें वो इन्वेस्ट यहाँ पे करके चलते हैं। दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज़ द कॉमन मोड ऑफ बीसी। ठीक है? जैसे हमने पहले बात करी कि बीसीज़ जो है वो इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करके चलते हैं, मोस्टली वो इसी में इन्वेस्ट करके चलते हैं। ठीक है? अब तीसरा था, वीसी ऑफर इन्वेस्ट इन इनोवेटिव सेक्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है अवॉइड करते हैं वो इन्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में। ऐसा नहीं है, बल्कि वो इन्वेस्ट ही इन स्टार्टअप्स में करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनोवेशन लाते हैं। ठीक है? और इनके पास जो है पोटेंशियल ज़्यादा रहती है ग्रोथ की। तो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में ही वो ज़्यादा इन्वेस्ट करके चलते हैं। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। The VC is driven by the long term profit expectation. Yes, VC तो आता ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के साथ है। ठीक है? तो ये ऑप्शन, अब यहाँ पे इस एनालिसिस के यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट लग रहा है? यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, क्या रहेगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ओनली थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास यहाँ पे? कहते हैं बैंक होल्डिंग्स कस्टडी ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ठीक है? बैंक होल्ड कर रहा है कस्टडी म्यूचुअल फंड यूनिट्स की ऑन बिहाफ ऑफ ए कस्टमर, मस्ट इंश्योर दैट कस्टमर इन्वेस्टमेंट आर केप्ट डैश फ्रॉम द बैंक्स ओन इन्वेस्टमेंट्स एंड any credit facilities against such units must comply with the dash। ठीक है? pooled कहता है इन्वेस्टमेंट को वो पूल करता है फ्रॉम द बैंक्स ओन इन्वेस्टमेंट के साथ। सेबी गाइडलाइंस यहाँ पे रहेगा, या फिर डिस्टिंक्ट और आरबीआई डायरेक्शन ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट रहेगा। मर्ज्ड आईआरडीए सर्कुलर रहेगा, या फिर कंसोलिडेटेड बैंकिंग अम्बर्समेंट स्कीम जो है यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। तो जल्दी से हम जो है वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहते हैं कंसोलिडेशन इज इनकरेक्ट। बैंकिंग ऑम्बर्ट्समेंट स्कीम जो है रिलेट करती है ग्रेवियंसेस रिड्रेसल से, नॉट क्रेडिट नॉर्म्स के साथ। तो ये तो यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया पूरा का पूरा ही। ठीक है? मर्जिंग जो है इज नॉट अलाउड। मर्ज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो है बैंक की, और यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर जो होल्ड करके रख रहा है, और जो उसकी ओन इन्वेस्टमेंट्स है बैंक की, उनको वो यहाँ पे मर्ज नहीं करेगा, वो उनको डिफरेंट ही रखेगा। ठीक है? तो मर्जिंग नॉट अलाउड होगी। ठीक है? आईआरडीए जो है डज नॉट रेगुलेट क्रेडिट अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो ये रेगुलेट नहीं करता है आईआरडीए। ठीक है? ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। फिर कहता है कस्टमर इन्वेस्टमेंट मस्ट बी केप्ट डिस्टिंक्ट। यस, तो यहाँ पे क्या, वही चीज़ यहाँ पे हम बोल रहे थे ना, मर्जर मर्जर नहीं होना चाहिए। तो जो उसके म्यूचुअल फंड्स है उनको डिफरेंट रखेंगे, जो बैंक की अपनी इन्वेस्टमेंट्स है उनको डिफरेंट यहाँ पे रखा जाएगा। तो डिस्टिंक्ट यहाँ पे रहेगा। और ये कहता है कि एंड एनी क्रेडिट फैसिलिटी अगेंस्ट सच यूनिट मस्ट कंप्लाई विद द, वो कंप्लाई करती हुई होनी चाहिए आरबीआई डायरेक्शन ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट, कि बैंक को कैसे क्रेडिट मैनेजमेंट करनी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। ए देख लेते हैं कि मतलब पूलिंग इज प्रोहिबिटेड, कि हम पूल करके रखी जा रहे हैं उनके फंड्स को, ये भी प्रोहिबिटेड है। सेबी गाइडलाइंस डू नॉट गवर्न क्रेडिट फैसिलिटीज बाय द बैंक। तो वो कौन देखता है? आरबीआई देखता है। ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये भी यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? यस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट है। डिस्टिंक्ट हमें रखनी है, अलग अलग रखनी है हमें। म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स हैं एंड बैंक की अपनी ओन इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है? और उसको यहाँ पे कंप्लाई कौन करेगा? जो है कंप्लाई करना होता है विद द आरबीआई डायरेक्शन ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट। राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखी हैं, और हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। द वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944। दूसरा बोला जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो फोकस करता है ऑन रीबिल्डिंग वॉर टॉर्न्ड कंट्रीज। वॉर टॉर्न्ड कंट्रीज क्या होता है? कि वॉर की वजह से जो कंट्रीज में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका है। ठीक है? वो उन चीजों को रीबिल्ड करने में जो है वो फोकस करता है वर्ल्ड बैंक। ये चीज बोली जा रही है। कहता ओनली sovereign governments and projects supported by the sovereign government are funded directly by the bank। चौथा बोला जा रहा था वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन एंड ग्रांट टू द पुअरेस्ट कंट्री को ये ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास
कहता है पहला ऑप्शन है जिसमें 1 एंड 2 आर करेक्ट है, 3 एंड 4 आर इनकरेक्ट है। 1, 3 करेक्ट है, 2, 4 इनकरेक्ट है। 1, 3, 4 आर करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, जहाँ पे 1, 2, 4 आर करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो वर्ल्ड बैंक जो है एस्टैब्लिश हुआ था, यस, वो 1944 में ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद जो है एस्टैब्लिश करा गया था इन 1944 में, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पे, व्हाइल द वर्ल्ड बैंक जो है फोकस, देखो जब इनिशियली जो है वर्ल्ड बैंक फोकस करता था वोट ऑन कंट्रीज पे, बट अब उसका फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया है किस पे, पॉवर्टी एलिवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो ये यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रॉन्ग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इनिशियली तो वर्ल्ड बैंक ने यही फोकस करा था कि वर्ल्ड ऑन जो वॉट ऑन जो कंट्रीज हैं उन पे वो फोकस करेंगे, बट करंट फोकस जो है शिफ्ट हो चुका है पॉवर्टी को रिमूव करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने में। ठीक है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग होगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक फंड ओनली सोवरेन गवर्नमेंट और प्रोजेक्टेड सपोर्टेड बाय देम। तो ये भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है। फिर कहता है द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लो इंटरेस्ट लोन्स एंड ग्रांट्स टू द पुअरेस्ट कंट्री, यस। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है एंड ग्रांट्स देता है पुअर कंट्रीज को। ठीक है, तो होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। और इस एनालिसिस के बेसिस पे कौन सा आंसर आपको करेक्ट लग रहा है, यस जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट है, 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, अब हमारे पास कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के इफेक्ट को बताते हुए हमें यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। पहला बोलता है इन्फ्लेशन जो है कैन डिस्करेज इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग ड्यू टू अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर इन्फ्लेशन। कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ेगी घटेगी वो चीज़ें हमें पता नहीं होती, इसलिए जो है इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाती है, इन्वेस्टमेंट लोग कम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड सेविंग्स ड्यू टू अनसर्टेनिटी। फिर कहता है हाई इन्फ्लेशन जो है में लीड टू स्टोरेज ऑफ गुड्स इफ कंज्यूमर बीइंग होर्डिंग। ठीक है, तो कंज्यूमर्स बिगिन जो है वो कंज्यूमर्स हैं वो चीज़ें होर्ड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आगे जाके और महंगी हो रही हैं और महंगी हो रही हैं, ये वो सोचते हैं। ठीक है, इसी वजह से शॉर्टेज हो जाती है गुड्स की। कहते हैं इन्फ्लेशन कैन मिटिगेट इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन को यहाँ पे मिटिगेट कर देती है इंश्योरेंस। और चौथा बोला जा रहा है यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्रीज करती है रियल लेवल ऑफ डेट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है। पहला है 1, 2 आर करेक्ट है, 3, 4 इनकरेक्ट है। 1, 3 जो है करेक्ट है, 2, 4 इनकरेक्ट है। 1, 2, 3 आर करेक्ट है, 4 इज इनकरेक्ट है। 2, 3, 4 आर करेक्ट है एंड 1 इज इनकरेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कहते हैं स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो डिस्करेज करती है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को। यस, जब हमारे पास इन्फ्लेशन है तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, सेविंग्स करना जो है वो हमारी कम हो जाती हैं। तो ये हमारी क्या होगी, स्टेटमेंट करेक्ट होगी। दूसरा कहता है ये भी स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज हाई इन्फ्लेशन जो है वो लीड करती है स्टोरेज ऑफ गुड्स को, जिससे कि कंज्यूमर जो है होल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्टोरेज हो जाती है। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट भी कहता है ट्रू है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इन्फ्लेशन कैन मिटिगेट इकोनॉमिक रिसेशन। क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे लो हो रहा है, लो प्राइस भी हो जाता है, तो प्राइस यहाँ पे हाई हो रहे होते हैं, तो इकोनॉमिक रिसेशन को ये मिटिगेट करने की कोशिश करता है। ये भी करेक्ट है यहाँ पे। कहता है स्टेटमेंट 4 जो है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रिड्यूस करता है रियल लेवल ऑफ द डेट। क्यों? देखो यहाँ पे इंक्रीज नहीं करता इन्फ्लेशन से, जो है डेट हमारा इंक्रीज नहीं होता बल्कि रिड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि देखो इन्फ्लेशन है, जो है डेट पे इंटरेस्ट जो होगा वो भी सपोज पहले था 10%, अब वो इंटरेस्ट बढ़ के 12% हो गया है, तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे कि कम लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, वो लोन लेना कम कर देंगे, क्योंकि रेट उन्हें ज़्यादा देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट। तो लोन जो है यहाँ पे लेवल ऑफ डेट जो है वो कम हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, ना कि इंक्रीज होता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग होगी स्टेटमेंट। ठीक है, तो कौन-सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है? यस, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यस, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट है, 1, 2, 3 आर करेक्ट है, 4 इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो गए हैं कि हमने इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस करा। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट थी, फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ जो है वो क्लियर हो गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी